Good morning, students. From today, we are going to start our new chapter, that is chapter 5, periodic classification of elements. Right? तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। हम लोगों को 20 तक एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो एलिमेंट्स के याद हैं। तो एटॉमिक जो एलिमेंट्स हैं उनको अब उनके एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट के बाद हमको पीरियोडिक टेबल मिली। राइट? तो ऐसा नहीं है कि ये जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत इजीली अरेंज हो गई हो। साइंटिस्ट को बहुत सारे लॉजिक्स लगाने पड़े, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट्स इंसाइट करने के बाद जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं वो पीरियोडिक टेबल बनी है। राइट? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बनी है, साइंटिस्ट का क्या क्या अप्रोच रहा है उस पीरियोडिक टेबल को बनाने में। राइट? तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। In class 9th, we have learned that matter around us is present in the form of elements, compounds and mixtures. क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो सब या तो एलिमेंट हैं या कंपाउंड हैं या मिक्सचर हैं। राइट? एलिमेंट का मतलब जिसमें केवल एक ही तरीके के एटम्स हों। कंपाउंड्स का मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं, उसको कंपाउंड बोलते हैं। और मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो मिक्सचर में किसी भी रैंडम प्रोपोर्शन में जो एलिमेंट्स हैं उनको मिलाया जाता है। राइट? तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, या तो एलिमेंट हैं या कंपाउंड हैं या मिक्सचर हैं। एंड एलिमेंट्स कंटेन एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। और ये चीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस की कि जो एलिमेंट हैं उसमें केवल एक ही टाइप के एटम्स जो हैं वो होते हैं। डू यू नो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? क्या आपको पता है कि अभी तक हमारे पास कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है? राइट? तो अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स जो हैं उनकी डिस्कवरी हो चुकी है। हम 118 एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल हमारे पास है। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में केवल 118 एलिमेंट्स जो हैं वो नोन हैं, उनकी डिस्कवरी हो चुकी है। और जितनी भी चीज़ें हैं इस पूरी यूनिवर्स में वो इन्हीं 118 एलिमेंट्स से मिलकर बनी हैं। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और इन सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। आउट ऑफ दीज 118 ओनली 98 आर नेचुरली अकरिंग। और इन 118 एलिमेंट में से भी 98 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमको नेचुरली मिलते हैं, और बाकी जो हैं उनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। राइट? So, as different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. और जैसे जैसे जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी होती गई, वैसे वैसे जो साइंटिस्ट हैं उनको और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती रही इन एलिमेंट्स के बारे में। राइट? दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वाज नोन अबाउट द एलिमेंट्स। और उनके लिए ये मुश्किल हो गया कि किस तरीके से इन एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज किया जाए कि जिससे हमको उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पता लग जाएं। राइट? दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज़। और उन्होंने कोशिश की कि हमको जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ पता चल जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक पैटर्न हमको पता चल जाए, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इन एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें। राइट? ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विथ ईज़। ताकि इतने सारे एलिमेंट्स को एक ईज़ी तरीके से पढ़ा जा सके और उनको मेमोराइज़ करना, उनको समझना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना हमारे लिए इजी हो जाए। राइट? तो जो साइंटिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने के बाद
एक अप्रोच को फॉलो करने के बाद काफ़ी सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग अप्रोच दिया, और उस अप्रोच की हेल्प से फाइनली हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आई। बट ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ही डायरेक्टली आई, उसके पहले अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से वो टेबल बनाई थी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस साइंटिस्ट का क्या अप्रोच रहा है about the classification of the elements and about the arrangement of the elements, right? So that's the thing we are going to discuss here. Making order out of chaos, early attempts at the classification of the elements. तो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को लेकर स्टार्टिंग में किन किन तरीक़ों के अटेम्प्ट्स किए गए, क्या क्या अप्रोच रखे गए, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राइट? सो we have been learning how various things or living beings can be classified on the basis of their properties. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि किस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, राइट? हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है। जैसे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है वैसे ही प्लांट्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है क्लास 9th में। तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग बींग्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर बाइफरकेट किया जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है, वैसे ही जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं उनको भी क्लासिफाई करना पॉसिबल हो सकता है। इवन इन अदर सिचुएशंस we come across instances of organization based on some properties, right? For example, in a shop, soaps are kept together at one place while biscuits are kept together elsewhere. तो इसको अगर हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो हम एक शॉप में गए, उस शॉप में एक कंपार्टमेंट में सारे सोप्स रखे हुए हैं, मतलब कि साबुन रखे हुए हैं, दूसरे कंपार्टमेंट में बिस्किट्स रखे हुए हैं, तीसरे कंपार्टमेंट में चॉकलेट्स रखी हुई हैं। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें उन्होंने अलग अलग रखी हुई हैं ताकि अगर कोई कस्टमर आए तो वो चीज़ों को ईज़िली फाइंड आउट करके उनको दे सकें। तो और इसी तरीके से हमको जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है ताकि हम उनको याद रख सकें और उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ सकें, राइट? Even among soaps, bathing soaps are stacked separately from washing soaps. और इवन सोप्स में भी जो नहाने के साबुन हैं उनको अलग रखा जाता है, जो कपड़े धोने के साबुन हैं उनको अलग रखा जाता है, राइट? तो सिमिलरली साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई elements according to their properties and obtain an orderly arrangement out of the chaos. और इसी तरीके से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कई सारे अटेम्प्ट किए कि ताकि वो इन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर पाएँ उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, जिससे कि उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट मिल पाए इन एलिमेंट्स का, राइट? The earliest attempt to classify the elements resulted in grouping the then known elements as metals and non-metals. जो सबसे पहला अटेम्प्ट था एलिमेंट्स को अरेंज करने का वो इस बेसिस पर था कि अगर एलिमेंट मेटल है तो उसको एक कैटेगरी में रख दिया जाए और अगर वो नॉन मेटल है तो उसको दूसरी कैटेगरी में रख दिया जाए, राइट? तो सबसे पहले तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया कि जो मेटल्स हैं उनको अलग रखा गया और जो नॉन मेटल्स हैं उनको अलग रखा गया। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशंस वर ट्राइड आउट एज आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज्ड। बट ये क्लासिफिकेशन जो था वो प्रॉपर नहीं था, सफिशिएंट नहीं था, और इसीलिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया और जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग ऑर्डर्स में रखा गया,
राइट। Imagine you and your friends have found piece of an old map to reach a treasure. Would it be easy or chaotic to find the way to the treasure? मान लीजिए आपको और आपके फ्रेंड्स को एक नक्शा मिला है ट्रेजर का, मतलब खजाने का। क्या आपके लिए ये इजी होगा कि उस नक्शे को देखकर हम इजीली वो ट्रेजर पा लें, या वो थोड़ा सा चाओटिक होगा, मतलब प्रॉब्लमेटिक होगा? तो similar chaos was there in chemistry as the elements were known, but there was no clues as to how to classify and study about them. तो ऑब्वियसली बात है कि वो बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि वो जो नक्शा मिला है वो हमको पीसेस में मिला है, राइट, टुकड़ों में मिला है। तो वैसे ही केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिखरे हुए हैं, वो रैंडमली अरेंज्ड हैं, तो उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि उन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाए, सो दैट हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ पाएँ। तो इस डायरेक्शन में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो डॉबरनर ने किया था, राइट। तो डॉबरनर ने अपने अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया, और इसको बोला गया डॉबरनर ट्रेड्स। तो डॉबरनर ने किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो समझते हैं। इन द ईयर 1817 जोहान वॉल्फगन डॉबरनर, अ जर्मन केमिस्ट, tried to arrange the elements with similar properties into the group. तो सबसे पहले 1817 में जोहान वॉल्फगैंग डॉबरनर ने ये कोशिश की कि एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ग्रुप में रखा जाए, राइट। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेम प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाए, जो कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं उनको दूसरे ग्रुप में, जो और अलग प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं उनको तीसरे ग्रुप में। इस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप बनाए जाएं और उन ग्रुप्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स आ रहे थे। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स ट्रायड्स, और इसीलिए उन्होंने इन ग्रुप्स को क्या बोला, ट्रायड्स बोला, राइट। डॉबरनर ट्रायड्स, उनके जो ग्रुप्स बन रहे थे उसमें 3-3 एलिमेंट आ रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने इनको ट्रायड्स बोला। बेसिकली ट्राई शब्द का मतलब होता है 3, राइट। डॉबरनर शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड वर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस। तो उन्होंने क्या बोला कि जब हम ट्रायड में मतलब कि एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, मतलब कि जिसका मास सबसे कम है उसको सबसे पहले रखा गया, जिसका उससे ज़्यादा है उसको नेक्स्ट पर, और जिसका सबसे ज़्यादा है उसको लास्ट में। तो एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया और उनको किसी पर्टिकुलर ट्रायड्स में रखा गया। The atomic mass of the middle element was roughly the average of atomic mass of the other 2 elements. तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि जो बीच वाला एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास है वो पास वाले दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का रफ एवरेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास 2 है तो आसपास वाले जो एटॉमिक मास हैं उनका मास हमने मान लिया 1 और 3, तो 1 और 3 का जो एवरेज हो वो इस 2 के रफली इक्वल हो। तो 3 प्लस एवरेज कैसे निकालेंगे, 1 + 3 दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 2, राइट। तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इक्वल होना चाहिए फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के। अगर इसके एग्जांपल की मैं बात करूं, टेक द ट्रायड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एक ट्रायड लिया गया जिसमें कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा गया।
with respective atomic masses 6.9, 23 and 39। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम? तो अगर मैं लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज निकालूं तो वो नियरली इक्वल आएगा सोडियम के एटॉमिक मास के, दैट इज 23 के। सो हाउ डज दिस कंपेयर विद द एटॉमिक मास ऑफ Na? तो वो नियरली इक्वल होगा सोडियम के एटॉमिक मास के। गिवन बिलो टेबल 5.1 आर सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। और इसी तरीके से और भी 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए गए और आई कैन से ट्रायड्स बनाए गए। These elements are grouped downward in order of increasing atomic masses। और ये जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीज एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। मतलब कि जैसे जैसे हम इस टेबल में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज होता जाएगा। कैन यू फाइंड आउट विच ऑफ दीज ग्रुप्स फॉर्म डोबर्नर ट्रेड्स? तो यहाँ पे इस टेबल में 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए गए, जैसे कि नाइट्रोजन, कैल्शियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस, Sr, ब्रोमीन, As, बेरियम, आयोडीन, राइट। तो इस तरीके से 3 के ग्रुप्स बनाए गए जिनमें फर्स्ट और लास्ट वाले का जो एवरेज है वो थर्ड वाले के रफली इक्वल होगा, राइट। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और उनको बोला गया ट्रायड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोबर्नर ट्रेड के कुछ एग्जांपल्स। लिथियम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया डोबर्नर ट्रेड्स के अकॉर्डिंग। यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फ्रॉम डोबर्नर ट्रेड्स। तो जो बी और सी हैं वो डोबर्नर ट्रेड्स बनाएंगे। ए जो है वो डोबर्नर ट्रेड नहीं बना रहा है क्योंकि इन दोनों का एवरेज बीच वाले के इक्वल नहीं होगा, राइट। डोबर्नर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 टायर्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट द टाइम। लेकिन जो डोबर्नर था वो केवल 3 ट्रायड्स बना पाया और उससे ज़्यादा एलिमेंट्स जो थे उनको वो अरेंज नहीं कर पाए। Hence this system of classification into triads was not found to be useful। और इसीलिए उनका ये जो कंसेप्ट था क्लासिफिकेशन का वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि केवल इस तरीके के 3 ही ट्रायड्स बन पाए। उसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स उस समय तक नोन थे उनको इस तरीके से ट्रायड्स के फॉर्म में अरेंज जो है वो हम नहीं कर पाए, राइट। इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया। डोबर्नर के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो जोहान वॉल्फगंग डोबर्नर, he was born in 1780 and he died in 1849। Johann Wolfgang Doberner studied as a pharmacist at मंचबर्ग इन जर्मनी। उन्होंने अपनी स्टडीज़ जो हैं वो जर्मनी में कंप्लीट की। ही स्टडीड द फार्मेसी एंड देन स्टडीड केमिस्ट्री एट स्ट्रेसबर्ग। और उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी स्ट्रेसबर्ग में। इवेंचुअली ही बिकेम अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एंड फार्मेसी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जैना। इसके बाद वो प्रोफेसर बन गए यूनिवर्सिटी ऑफ जैना में, केमिस्ट्री और फार्मेसी के प्रोफेसर। डोबर्नर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस ऑन प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट and discovered similar traits of elements which led to the development of periodic table of elements। तो डोबर्नर ने सबसे पहले जो प्लैटिनम है एज अ कैटलिस्ट उसको यूज़ किया जा सकता है, इस पर उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन किए और इसके बेसिस पे उन्होंने ये कुछ ट्रायड्स बनाए और इन्हीं ट्रायड्स के बेसिस पर जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स का वो इन्हीं ट्रायड्स के बेसिस पे बनाया गया, राइट।
तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जो शुरुआत थी वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि डोबरनर ने की थी। एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज करना, इस चीज़ की जो शुरुआत थी वो मानी जा सकती है कि डोबरनर ने उस चीज़ की शुरुआत करी है, राइट। सो बट हालांकि डोबरनर का जो ट्रेड रूल था वो फेल हो गया था। तो इसके बाद आया था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या था वो लॉ, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। So that's all for today's class, students. The further topic, that is the Newland's law of octave, वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. So that's all for today. Thank you.